हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जो हमने टेलरिज्म की बात की थी। ओके, सो जो ये क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है, इसको कब ये डेवलप हुई थी जो 1900 से लेके 1950 तक का जो दौर था। ठीक है, जो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, इसमें ये डेवलप हुई थी। और जो एक्सपोनेंट्स थे, जो जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, वो थे हेनरी फायोल, लूथर गुलिक, लैंडल उर्विक, जेडी मुने, रिले, एमपी फोलेट और आर शेल्टन। ओके, तो ये कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने इस आइडिया को, इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। ठीक है, और जब जो 1937 में क्या हुआ कि जो गुलिक एंड उर्विक है, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक के टाइम पे ये जो क्लासिकल थ्योरी थी, ये बिल्कुल पीक पे थी। ओके, दिस book is the most persuasive exposition of the classical approach to administration. Okay, तो जो ये थ्योरी थी, ये बिल्कुल पीक पे कब थी? ये 1937 के टाइम पे थी जब ये बुक पब्लिश हुई। और इस थ्योरी को काफी और भी नाम दिए, जैसे कि ट्रेडिशनल थ्योरी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस थ्योरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी बाय मार्च एंड साइमन। ठीक है, तो ये सारे जो नाम इन्होंने इसमें दिए गए हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इनका कहीं ना कहीं पीछे इन नाम को देने का एक कोज है। ओके, देयर इज अ रीजन। क्यों? क्योंकि जो ये थ्योरी थी, इसमें जो मेनली एक स्ट्रक्चर के ऊपर, एक जो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज किया गया। जैसे टेलरिज्म में क्या था? अनलाइक टेलरिज्म, Taylor's scientific management, which was focused on efficiency at shop floor of organization, the classical theory is a broader approach to organization. ये एक ब्रॉडर अप्रोच है, जैसे वहाँ पे शॉप फ्लोर एक्टिविटीज पे जो वर्कर्स की, उस पर फोकस किया गया। इसमें कहीं ना कहीं बात हुई स्ट्रक्चर की। इट इज कंसर्न्ड विथ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज वेल एज प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें दो चीजों पे फोकस किया गया। द फर्स्ट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज वेल एज प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं, इट्स करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आर स्पेशलाइजेशन, हायरार्की, रैशनैलिटी, इम्पर्सोनैलिटी, ऑर्डर, स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। However, division of labor is the central tenet of classical theory. ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं, इनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे डिटेल में। एंड जो एक बात जो ये थी कि जो क्लासिकल थ्योरी लाइक द साइंटिफिक थ्योरी एडवोकेट द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। जैसे साइंटिफिक थ्योरी में ये था कि टेलर ने ये बात की थी कि हम किसी भी वर्कर की जो एफिशिएंसी है, उसको उसको मोनेटरी बेसिस पे, ठीक है, मतलब उसको ज्यादा पैसे देके उससे ज्यादा हम काम ले सकते हैं। कहीं ना कहीं क्लासिकल थ्योरी भी उसी के ही इन लाइन में थी। मीन्स the people in organization are motivated only by economic factor, material reward से ही हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, so the next is the central theme of classical theory of organization was summarized by Gulick and Urwick in their papers on the science of administration. ओके, इसके बारे में हमने ये देखो, ये 1937 में ये पब्लिश हुई थी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो द नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ फायोल। हेनरी फायोल की हम बात करेंगे। ये भी एक क्लासिकल थिंकर थे और इनको फादर भी, क्लासिकल थ्योरी का फादर भी बोला जाता है। ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। हिज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये एक इन्होंने बुक पब्लिश की थी। इट वाज पब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1916। 1916 में इसको पब्लिश किया गया था। और जो इसका फ्रेंच नेम था वो था ये इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरल, ये इसका फ्रेंच नेम था और इसको ट्रांसलेट किया गया था 1929 में। इन्होंने जो फायोल थे, इन्होंने कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं रखी प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। ही डिड नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्होंने लिखा, वी आर नो लॉन्गर कॉन्फ्रेंटेड विद सेवरल
administrative sciences, but with one which can be applied equally well to public and to private affair. इन्होंने यही बोला कि हम सिर्फ एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की बात करेंगे जिसको इक्वली विच कुड बी अप्लाइड टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट अफेयर्स. आगे इन्होंने बात करी थ्री हेड्स की जिसमें एक्टिविटीज, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स. तो द वेरी फर्स्ट वन इज एक्टिविटीज. जो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, उसके अंदर जो जो एक्टिविटीज हैं होती हैं, दैट आर टेक्निकल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल. तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई डिपार्टमेंट है, बोर्ड, कमीशन, तो इस तरह की एक्टिविटीज वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी. Technical activities, so these are the general activities that are required. The next is elements of administration. इन्होंने बात करी जिसमें इन्होंने बताया कि प्लान हो, ओके, और जो प्लान हो वो that should have the characteristics of unity, continuity, flexibility and precision. उसके अंदर unity हो, ठीक है, continuity हो, flexibility हो, अगर उसको कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे किसी लेवल पे अगर चेंज करने की जरूरत हो तो हम उसको चेंज कर सकें. उसके बाद बात की इन्होंने ऑर्गेनाइज की, तो ठीक है, टू बिल्ड द ड्यूअल स्ट्रक्चर मटेरियल एंड ह्यूमन ऑफ द अंडरटेकिंग. ठीक है, जो मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए और जो मैन पावर है वो भी ऑर्गेनाइज्ड हो ताकि उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो. ओके, टू कमांड, टू मेंटेन एक्टिविटीज among the personnel, okay, to coordinate, that is bind together, unify and harmonize all activities and effort. And the last one is control, is to see everything occur in conformity with established rules and expressed command. ठीक है, तो कंट्रोल में ये है कि सब कुछ एज पर स्टैंडर्ड्स का काम हो रहा है या नहीं. Thus, administration according to Fayol encompasses the POCCC, that is planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. ओके, तो जो ये एलिमेंट्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, कई बार ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गिवन बाय हेनरी फायोल. ठीक है, इनमें कहीं ना कहीं जो सीक्वेंस है वो भी पूछ लेते हैं, तो इसका सीक्वेंस यही रहेगा: प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. ओके, so the next is next we want to talk about the principles of administration. हायोल ने 14 प्रिंसिपल्स की दिए, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए. जो वेरी फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क, द सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordination of individual interest to general interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, instability of tenure of personnel, initiative and spirit de corps. ठीक है, so the very first one is division of work. तो इसमें डिवीजन ऑफ वर्क में जो बात हुई वो यही हुई कि अगर किसी काम को अच्छे तरीके से करना है, ओके, और कम एफर्ट के साथ करना है, सेम एफर्ट के साथ करना है, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क विद सेम एफर्ट. तो जो स्पेशलाइजेशन का जो मेन एम है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ और उसको सेम ज़्यादा काम कर सके लेकिन एफर्ट हमारा उतना ही लगे. ओके, सो it is applicable to technical work as well as other work that involve a number of people and demand ability over various types. It results in specialization of functions and separation of powers. Next इन्होंने बताया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. इन्होंने ये बोला कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दो अलग चीज़ें नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं. अकॉर्डिंग टू इन्होंने अथॉरिटी की जो डेफिनेशन दी वो है द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जीक्यूट ओबीडियंस. ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट. अकॉर्डिंग टू फायोल, अथॉरिटी आर इंटरलेटेड हैं एंड कॉमनसुरेट. इन हिज वर्ड्स, अथॉरिटी इज नॉट टू बी कंसीव्ड ऑफ अपार्ट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी. की जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं अलग नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एंड दैट इज अपार्ट फ्रॉम सैंक्शन, रिवार्ड और पुनिशमेंट या पेनल्टी which goes with exercise of power.
Responsibility is a corollary of authority. It is a natural consequences and essentially counterpart. And wheresoever authority is exercised, responsibility arise. जहाँ पे भी authority exercise की जाएगी, responsibilities वहाँ पे अपने आप ही आएंगी. तो कहीं ना कहीं ये interrelated है according to Fayol. The next is discipline. Discipline में इन्होंने बताया कि discipline is a respect for agreement which are directed at achieving obedience, application, energy and the outward marks of respect. जो डिसिप्लिन है वो एप्लीकेबल होता है हायर लेवल पे भी और लोअर लेवल पे भी. एंड द बेस्ट मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इट आर गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल, एग्रीमेंट एज क्लियर एंड फेयर एज पॉसिबल, सैंक्शंस जुडिशली अप्लाइड. ओके, सो द नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड में यही है मेन चीज कि जो एक वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उसको सिर्फ एक ही सुपीरियर उसको कमांड दे. ठीक है, अगर वो मल्टीपल उसको सुपीरियर उसको कमांड्स देंगे तो कहीं ना कहीं दैट might create confusion. Okay, two superior issuing order in a spare which each thing is on constitute dual communication according to following factors results in dual command. तो मेनली इसमें यही था यूनिटी ऑफ कमांड में कि जो एम्प्लॉय है उसको सिर्फ एक ही सुपीरियर से उसको कमांड्स मिले. अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये वायलेशन होगा इसका, तो अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, discipline is in jeopardy, order distributed and stability threatened. The next is a unity of direction, means one had one plan. तो कहीं ना कहीं जो प्लान है, जो डायरेक्शंस हैं, वो भी एक ही हों. ओके, according to him it is essential for unity of action, coordinating of strength and focusing of efforts. According to him, unity of direction is provided by sound organization of body corporate. Unity of command turns on functioning of the personnel. Unity of command cannot exist without unity of direction but does not flow from it. So mainly unity of command ये है कि एक ही superior हो, और unity of जो direction है उसमें ये है कि plan एक ही हो. The next is subordination of individual interest to general interest. तो कहीं ना कहीं इसमें ये बात हुई कि जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वर्कर के, वो उनको इतनी वो उनकी जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट है उनसे कम हो. पहले प्रायोरिटी पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरेस्ट, मेन चीज इसमें ये है. So the interest of one employee organization should not prevail over that of organization. Simple. The next is remuneration of personnel. It is the price for service render. जो वो काम कर रहा है उसका उसको उसलिए कुछ ना कुछ उसको सैलरी वगैरह भी मिले. It should be fair and afford satisfaction to both employees. इसमें दोनों की satisfaction हो. और the rate of remuneration depend on cost of living, availability of personnel, जनरल बिजनेस कंडीशंस. तो ये काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिससे उसकी जो रिनमरेशन है वो डिसाइड हम कर सकते हैं. ओके, तो कहीं ना कहीं फायोल ने काफ़ी सारी वैरायटीज़ को सजेस्ट किया, लाइक टाइम रेट्स, जॉब रेट्स, पीस रेट, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स. सो द नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन जब पावर कहीं ना कहीं जो सुपीरियर्स पे ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, उसको सेंट्रलाइजेशन, उस स्टेज को सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है. और सबऑर्डिनेट जो है उन पे कम पावर हो, और जब सबऑर्डिनेट्स पे ज़्यादा पावर है और सुपीरियर पे कम, तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन. लाइक the question of centralization is a simple question of proportion. Everything which goes to increase the importance of subordinate role is decentralization. Everything which goes to reduce it is decentralization. जब सुपरवाइजर्स पे ज़्यादा पावर होगी वो सेंट्रलाइज हो गया, पावर सेंट्रलाइज होगी. ओके, so hierarchy means the chain of superiors ranging from ultimate authority to lowest ranks. The line of authority is the route followed by all communication which starts from or go to ultimate authority. Okay, Fayol suggested an alternate route known as gangplank which involves short circulating the procedure to speed up the communication. So hierarchy में ये है कि जो lower ranks हैं, ठीक है, कोई भी ultimate decision जो भी लिया जाता है वो
जो सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, लेकिन वो जो उसका प्रोसेस है वो सबसे होके गुजरता है। तो इसी इसी को मद्देनजर रखते हुए और जो जो स्पीड अप करने के लिए चीज़ों को फायोल ने क्या किया था, एक अलग एक और इन्होंने आइडिया दिया था, दैट इज गैंग प्लैंक, जिसके अंदर ये होता है कि जो अगर सिमिलर लेवल पे कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, तो उसको दे कैन कम्युनिकेट ऑन द सेम लेवल। ओके, सो द नेक्स्ट इज ऑर्डर। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर इन्होंने दो टाइप के ऑर्डर बताए। द फर्स्ट इज मटेरियल ऑर्डर एंड द सेकंड इज ह्यूमन एंड सोशल ऑर्डर। तो इसमें सिमिलर ही बात है कि जो मटेरियल है वो अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ठीक है। जब ये हर एक मटेरियल के लिए कोई ना कोई जगह होगी और एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, सब कुछ उसी जगह पे होगा जहाँ पे उसको होना चाहिए, तभी उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। एंड द सेम थिंग फॉर ह्यूमन ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन इट्स प्लेस। ओके, तो फायोल ने ऑर्डर की इस तरह से बात करी। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी मीन्स सबको एक काइंडनेस मीन्स दिस रिजल्ट्स फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस, मतलब सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। ओके, it say that people should be treated with kindness so as to encourage them to carry out their duties with devotion and loyalty। ये ना हो कि हम एक कोई भी एम्प्लॉय है उसको रिवार्ड दे रहे हैं और दो सेकंड है उसको पेनलाइज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। Next is stability of tenure of personal. Time is required for an employee to get used to new work and succeed in doing it well. Fayol stated that instability of tenure of personnel is both the cause and effect of bad running, that is inefficiency। तो चीज़ों को मतलब यूज टू होने में टाइम लगता है। जो वर्कर्स हैं उनको किसी नए काम पे जाते हैं तो टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक स्टेबिलिटी हो टेन्योर की और तभी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ये बात बोली है फायोल ने। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स द पावर ऑफ थिंकिंग आउट अ प्लान एंड एग्जीक्यूटिंग इट टू अनश्योर इट्स सक्सेस। तो इनिशिएटिव्स लिए जाएं एम्प्लॉयज के पार्ट पे, ठीक है, on the part of at all level of our organizational ladder. Thus, it is a great source of strength for business. However, it must be encouraged only within limits imposed by respect for authority and discipline. ओके, तो कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव्स हैं, जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, उनको एनकरेज किया जाए। द लास्ट वन इज स्पिरिट डिकॉप्स, मीन्स जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे उनके बीच में एक हारमोनी हो, कहीं ना कहीं हारमोनी एंड यूनियन अमंग द पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तभी कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। फायोल स्टेटेड दैट फॉर प्रमोटिंग स्पिरिट डिकोप्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड द डेंजर ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो मेनली यही है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, यूनिटी हो आपस में, ठीक है। द नेक्स्ट इज हम बात करेंगे टेलर वर्सेस फायोल के बारे में। इसमें इनमें कुछ सिमिलैरिटीज थी। जो सिमिलैरिटीज थी वो ये थी, बोथ रियलाइज्ड द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पर्सनल इज द की टू इंडस्ट्रियल सक्सेस। कि जो एफिशिएंसी जैसे ही इम्प्रूव होगी जो पर्सनल की, ठीक है, कहीं उसी से ही जो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं सक्सीड होगी। दोनों ने इन्होंने क्या करा कि जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको अप्लाई किया, बोथ अप्लाइड साइंटिफिक मेथड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, बोथ अटेम्प्टेड टू पुट मैनेजमेंट ऑन अ रैशनल एंड सिस्टमेटिक बेसिस। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज थी बिटवीन टेलर एंड फायोल। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो जो टेलर थे उन्होंने लोअर लेवल पे बात करी, शॉप फ्लोर लेवल पे बात करी, एनालिसिस ऑफ वर्कर्स एक्टिविटीज, और फायोल ने बात करी टॉप लेवल की, दैट इज एनालिसिस ऑफ मैनेजर्स एक्टिविटी। तो वही ही वर्कड फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल, ये वर्कड फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल, हेंस इस थ्योरी को टॉप डाउन थ्योरी भी बोला जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं था टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड एलिमिनेट वेस्टेज, और इसके अंदर था कि एक जनरल थ्योरी को डेवलप किया जाए। इज मेन कंसर्न वाज टू डेवलप
यूनिवर्सल ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो वर्कर्स है उनकी एफिशिएंसी पे फोकस किया गया है। एम्फसाइज ऑन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर इन एक्चुअल प्रोडक्शन। He emphasized on functions of management as a whole and principles involved in। ओके, इसमें टेक्निकल साइड पे फोकस किया गया, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड थे ये आइडिया। इनके जो आइडिया थे वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड थे। स्टडीज माइक्रो एस्पेक्ट्स सच एज मैनेजमेंट ऑफ टास्क हैंस थ्योरी इज माइक्रो थ्योरी। यहाँ पे माइक्रो एक्सपेक्ट को स्टडी किया गया, माइक्रो यहाँ पे मैक्रो एक्सपेक्ट्स थे जो, ठीक है। इनकी जो अप्रोच थी वो कहीं ना कहीं रिजिड थी, इनकी फ्लेक्सिबल थी। ही वाज अ साइंटिस्ट, ही वाज अ प्रैक्टिशनर। ही एडवोकेट द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप का जो आइडिया दिया इन्होंने, ठीक है, कि एक जो वर्कर है उसके ऊपर काफी सारे सुपरवाइजर हो। हमने बात भी की थी, जिसमें 4 प्लानिंग के होते हैं और 4 वर्क एग्जीक्यूशन के लिए होते हैं सुपरवाइजर। इसमें इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड की बात करी कि एक जो वर्कर है उसके ऊपर एक ही सुपरवाइजर हो। He provided a science of industrial management. He provided a systematic theory of management and administration. His principles and technique are relevant mainly in production activities पे अप्लाई होते हैं ये, और इनके फंक्शनल एरियाज में अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये दोबारा से कुछ सिमिलरिटीज के पॉइंट थे। बोथ हैड द एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री एंड डेवलप्ड देयर आइडिया थ्रू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। बोथ एम्फसाइज्ड म्यूचुअल कोऑपरेशन between employer and employees for the attainment of goals. Both believed that managerial qualities can be acquired through training. Both realized the universality of management। तो ये थे फायोल के जो आइडियाज थे क्लासिकल थ्योरीज में। हमने प्रिंसिपल्स को पढ़ा, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको पढ़ा, और जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे जो गुलिक एंड उर्विक का जो कंट्रीब्यूशन था क्लासिकल थ्योरी में। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। जो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गुड लक।